सो दोस्तों, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन, कि हज़ार्डस एरिया क्या होता है और उसका हम क्यों क्लासिफाई करते हैं और उससे क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है। सो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे कि पहले हज़ार्डस एरिया क्या होता है और उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो पहले हम चलते हैं, देखते हैं हज़ार्डस एरिया क्या होता है। हज़ार्डस एरिया मीन्स वेयर पेट्रोलियम हैविंग फ्लैश पॉइंट बिलो 65, जहाँ पे भी किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो फ्लैश पॉइंट है वो 65 से नीचे है, वो हज़ार्डस एरिया के अंदर कंसिडर किया जाता है। और जहाँ पर वेपर और गैस कंटिन्यू प्रेजेंट होती है, या ऐसी कोई भी पेट्रोलियम और एनी इनफ्लेमेबल लिक्विड हैविंग फ्लैश पॉइंट एबो 65 इज़ लाइकली टू बी रिफाइंड, ब्लेंडेड और हैंडल। और अगर जिसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी है तो भी उसके हम हज़ार्डस एरिया के अंदर कंसिडर करते हैं, अगर वहाँ पे कोई ब्लेंडिंग का ऑपरेशन चल रहा है, रिफाइनिंग का ऑपरेशन चल रहा हो तो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हज़ार्डस एरिया क्या होता है, व्हाट इज़ हज़ार्डस एरिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हज़ार्डस एरिया को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन इज़ द इवैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हज़ार्डस लोकेशन यूजिंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये एक इवैल्यूएशन होता है और क्लासिफिकेशन होता है हज़ार्डस लोकेशन का। वो कैसे हम करते हैं, जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है या फैसिलिटी है, जो भी कोई हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री से केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, तो उसके अंदर हम वो जो जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें हम हज़ार्डस एरिया को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन को दो बेस्ड क्राइटेरिया पे उसको क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट जो है द टाइप्स ऑफ केमिकल दैट आर प्रेजेंट, जो भी वहाँ पे केमिकल प्रेजेंट है, जो भी हमारे ऑपरेशन जहाँ पर भी हो रहा है, जो भी केमिकल प्रेजेंट है उसके टाइप्स पे हम उसका क्लासीफाई करते हैं। दूसरा द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रेजेंस ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसके प्रेजेंट होने की किसी वेपर और गैस की, उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे। ठीक है, द वॉल्यूम बीइंग प्रोसेस आर यूटिलाइज, जो भी हम वॉल्यूम हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर उसका क्लासीफाई किया जाता है। देन द लास्ट वन इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल आर एनी मटेरियल दैट आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये होता है उसके हज़ार्डस एरिया को क्लासीफाई करने का क्राइटेरिया। देन उसके बाद वाई इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई हज़ार्डस एरिया, ये क्यों ज़रूरी है हज़ार्डस एरिया को क्लासीफाई करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन इज़ टिपिकली शोन ऑन प्लान व्यू ड्राइंग ऑफ द फैसिलिटीज़, जो भी हमारी फैसिलिटी है उसका एक वो प्लान व्यू प्रोवाइड हमको करता है, दैट आर कॉमनली रिफर्ड टू एज अ क्लासिफिकेशन ड्राइंग और डायग्राम। बेस्ड अपॉन द एरिया क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैन बी प्रॉपरली स्पेसिफाई। अब जब हमने हज़ार्डस एरिया को क्लासीफाई कर दिया, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी हमारा हज़ार्ड की क्लास है उसके हिसाब से क्या इलेक्ट्रिकल हमको कनेक्शन करने हैं, किस टाइप के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने हैं वो हमें प्रोवाइड करने होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जो भी हज़ार्डस, ठीक है। देन उसके बाद क्लास 1 लोकेशन, अब जो हमारे हज़ार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट है जो क्लास 1 लोकेशन। ठीक है, तो क्लास 1 लोकेशन क्या है, इज़ अ लोकेशन वेयर फायर और एक्सप्लोजन हज़ार्ड में एग्जिस्ट, जहाँ पर फायर या एक्सप्लोजन का हज़ार्ड एग्जिस्ट हो सकता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, और वहाँ पर फ्लेमेबल लिक्विड या वेपर प्रेजेंट हो सकते हैं नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, एंड अगर आपको इसको रिफ़र करना है तो आप किसे रिफ़र करेंगे, NFPA 497, उसके रेफरेंस 2 में दिया हुआ है, उसके जो रिकमेंड प्रैक्टिस है हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन के क्लास 1 के, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लास 1 जो लोकेशन उसके सब डिवीज़न कौन कौन से। इसके 2 सब डिवीज़न है, पहला है डिवीज़न 1, दूसरा डिवीज़न 2। डिवीज़न 1 क्या होता है, जहाँ पे फ्लेमेबल गैस, वेपर या कोई भी डस्ट वो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर हो सकता है प्रेजेंट। दूसरा है जो क्लास 2 का डिवीज़न, फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड, प्रोड्यूस वेपर और कंबस्टिबल लिक्विड एब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जब भी एब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट हो सकता है, तो वो आता है क्लास 2 के अंदर, उसके डिवीज़न 2 में। ठीक है, देन उसके बाद क्लास 2, क्लास 2 का लोकेशन उसके हम देखते हैं कैसे क्लासीफाई करते हैं। अ क्लास 2 लोकेशन इज़ अ लोकेशन वेयर फायर और एक्सप्लोजन हज़ार्ड में एग्जिस्ट ड्यू टू कंबस्टिबल डस्ट।
अब यहाँ पे क्या बोला है, कंबस्टिबल डस्ट, जहाँ पे भी फायर हो सकता है कंबस्टिबल डस्ट के दौरान, उसके प्रेजेंट होने के कारण, उसे हम कंसिडर करते हैं क्लास 2 के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको इसको रिफ़र करना है तो आप इसके लिए NFPA 499 को रिफ़र कर सकते हैं, उसके रेफरेंस नंबर 3 में दिया हुआ है। उसके रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 2 की, वहाँ पे आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। देन नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड आर्टिकल 500 और 502, आप इसको भी रिफ़र कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी हमारा कंबस्टिबल डस्ट का क्लास का कोई वहाँ पे हमने डिवीज़न करा हुआ है, तो उसमें कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेंगे, तो आप उसके लिए ये NFPA को रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके भी 2 सब डिवीज़न है, जैसे हमने पहले बताया कि जो क्लास 1 के 2 सब डिवीज़न थे, जहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में फ्लेमेबल वेपर या गैस प्रेजेंट हो सकती, यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कंबस्टिबल डस्ट प्रोड्यूस हो सकती है, जो कि सब डिवीज़न 1 के अंदर आता है क्लास 2 के। और क्लास 2 के सब डिवीज़न 2 में क्या आता है कि जो और एबनॉर्मल वर्किंग कंडीशन है उसमें वो प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी डस्ट इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकता है जिससे कि वो वहाँ पर फायर या एक्सप्लोजन के चांस क्रिएट हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 3 लोकेशन कौन सी होती है, और क्लास 3 लोकेशन इज़ अ लोकेशन वेयर फायर और एक्सप्लोजन हज़ार्ड मे बी एग्जिस्ट ड्यू टू इग्नाइटेबल फाइबर्स आर फ्लाइंग। जो क्लास 3 है उसके अंदर कोई भी इग्नाइटेबल फाइबर्स या फ्लाइंग जो चीज़ें हैं, जो बारीक कॉटन डस्ट वगैरह होता है या शुगर का डस्ट है, तो उसको भी हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, तो ये क्लास 3 के अंदर आता है। देन उसके बाद है नॉन हज़ार्डस लोकेशन। नॉन हज़ार्डस लोकेशन क्या होता है, एनी एरिया विच कैन नॉट बी क्लासीफाई एज क्लास 1, 2 और 3। अगर जो हमारे क्लास 1 में नहीं आ रहा है, क्लास 2 में नहीं आ रहा है, क्लास 3 में नहीं आ रहा है, तो हम इसको नॉन हज़ार्डस लोकेशन के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं हम अनक्लासीफाई और नॉन हज़ार्डस एरिया। अब ये वीडियो का पूरा कंक्लूज़न क्या है, ये हमको हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हमको किसी भी हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री, केमिकल हो गई या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जैसे पेट्रोकेमिकल हो गई, तो हमें वहाँ पे हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि अगर हमको कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना वहाँ पर, अब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को वहाँ से, किसी मटेरियल को हमें पंप करना है या किसी केमिकल को पंप करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, या हमें लाइटिंग भी वहाँ पर करना है, तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर होती है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की। तो अगर हमको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहाँ पर करना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बेस पे हमें उसे क्लासीफाई करना होता है और वहाँ पे उसका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका कंक्लूज़न इसी पे डिपेंड है। तो अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो आप इसमें NFPA जो 70 है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। देन उसके बाद NFPA 497 जो 2008 का एडिशन है, उसमें जो भी लिक्विड फ्लेमेबल गैसेस के जो एरिया क्लासीफाई किया गया है, आप उससे रिफ़र कर सकते हैं। और जो लास्ट वन है 499, उसके अंदर कंबस्टिबल डस्ट के लिए जो भी लोकेशन उन्हें क्लासीफाई करे हैं, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ